माँ, बहुत भूख लगी है। क्या आज भी हमें सिर्फ सूखी घास चबानी होगी? सेठ कालू कौवा और गोरी कौवी ने अपने बड़े से खोखले पेड़ में पिछले साल का सारा सूखा फल और अनाज जमा कर रखा था। गोरी, आज अनाज के दाम और बढ़ा दो। जो पक्षी अपना घोंसला मेरे नाम करेगा, उसे ही 2 मुट्ठी बाजरा मिलेगा। जी सेठ जी, ये भूखे परिंदे अब हमारे पैरों में गिरेंगे। काओ काओ। रानो हिम्मत जुटाकर कालू के पास पहुंची। वहाँ हरिया तोता और बंटी कबूतर पहले से ही गिड़गिड़ा रहे थे। सेठ जी, थोड़ा सा सूखा अमरूद दे दीजिए। टुन्नू की हालत बहुत खराब है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता रानो। अपना वो पीपल वाला घोंसला मुझे दे दे तो तुझे एक सड़ा हुआ सेब दे सकता हूँ। वो मेरा घर है सेठ जी, मैं उसे नहीं बेच सकती। तो भूखी मर, यहाँ से दफा हो जा। तभी पुराने बरगद से उल्लू बाबा बाहर निकले। उनकी आवाज़ गूंजी और सब शांत हो गए। सुनो, आज की रात साधारण नहीं है। आज आसमान से पानी नहीं, बल्कि स्वर्ग के फलों की बारिश होगी। लेकिन याद रहे, ये फल सिर्फ उन्हीं के पास टिकेंगे जिनके मन में ममता और ईमानदारी है। ये सुनकर कालू सेठ के कान खड़े हो गए। उसके मन में लालच जाग उठा। कालू ने सोचा कि उसका घोंसला तो छोटा है, वहाँ ज़्यादा फल नहीं आएंगे। उसने अपने दोस्त जंगली तोता और भूरा कौवा को बुलाया। सुनो, रानो का घोंसला सबसे चौड़ी डाल पर है। अगर हम उसे वहाँ से निकाल दें तो सारे फल हमारे हिस्से में गिरेंगे। आज रात हमें रानो को भगाना होगा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मोनू यादव, नायरा राजवंशी, रूपम यादव, आलोक, नौशीन और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। आधी रात को जब रानो और बच्चे सो रहे थे, कालू और उसके गुंडों ने हमला कर दिया। निकलो यहाँ से, ये डाल अब मेरी है। मैंने इसे राजा से खरीद लिया है। ये जुल्म है कालू। तुम एक बीमार और बच्चों को रात के अंधेरे में कहाँ भेज रहे हो? रानो अपने परिवार को लेकर एक सूखी और कंटीली झाड़ी के नीचे छिप गई। रानो को रोते देख लल्लू तोता वहाँ आया। ओए रानो, तुम इधर क्यों बैठी हो? वो कालू तो उधर तुम्हारे घर में बैठा मुंह फाड़े आसमान देख रहा है। आमी बोलता हूँ, ऊपर वाला सब देखता है। लल्लू भाई, रहने दीजिए। जो उसकी किस्मत में है वो उसे मिलेगा। अचानक आसमान का रंग बैंगनी हो गया। बिजली कड़की और खुशबूदार ठंडी हवा चलने लगी। देखो, ऊपर से कुछ गिर रहा है। ये तो अंगूर हैं। आसमान से हजारों आम, जामुन, अंगूर और अनार गिरने लगे। पूरा जंगल फलों की खुशबू से महक उठा। कालू और गोरी रानो के घोंसले में मुंह खोल कर बैठे थे। जैसे ही एक बड़ा सा रसीला आम उनकी तरफ आया, वो अचानक काले पत्थर में बदल गया। आह, मेरी चोंच टूट गई। ये फल है या पहाड़ का टुकड़ा? बचाओ! रानो के घोंसले में तो सिर्फ पत्थर गिर रहे हैं। भागो यहाँ से। कालू के पापों के कारण उसके लिए फल भी पत्थर बन गए। दूसरी तरफ रानो की झाड़ी के पास छोटे बड़े हर तरह के फल कोमलता से गिर रहे थे। रानो का पूरा इलाका फलों के ढेर से भर गया। माँ, देखो कितने मीठे आम हैं। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। रुको बच्चों, अकेले मत खाना, पूरे जंगल को बुलाओ। रानो ने वीर चिड़ा और बुलबुल को आवाज दी। भाइयों, हरिया तोता, बंटी कबूतर, तुनतुनी, लाडो, सब आ जाओ। ये ऊपर वाले का प्रसाद है, सबको बांट कर खाओ। हाथी, हिरन और नन्हे खरगोश भी रानो के पास आए। रानो ने सबको भरपेट फल खिलाए। सुबह हुई। कालू और गोरी भूख और चोट से बेहाल थे। उनके पास सिर्फ पत्थरों का ढेर था। सेठ जी, हमारी अमीरी किस काम की? आज रानो के पास सब कुछ है और हमारे पास सिर्फ जख्म।
मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है गोरी। मैंने उसे कीचड़ में फेंका था और आज वो महलों जैसे फल खा रही है। रानो अपने मुंह में एक बड़ा अनार दबाकर कालू के पास पहुंची। सेठ जी, ये लीजिए। दुश्मनी अपनी जगह है, पर भूख सबकी एक जैसी होती है। रानो, तूने मेरी जान बचा ली। आज से मेरा गोदाम सबका है। मैं अब कभी किसी का हक नहीं मारूंगा। सेठ जी, जीत और हार तो इंसान के दिमाग में होती है। मैं एक माँ हूँ और मैं किसी को भी भूख से मरते नहीं देख सकती, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। रानो बहन, हमें माफ़ कर दे। मैं खुद को ठकुराइन समझती थी, पर आज समझ आया कि असली महारानी तो तू है, जिसके पास देने के लिए भले ही महल ना हो, पर इतना बड़ा दिल है कि तू अपने मुंह का निवाला हमें देने आ गई। रानो, और मैं वादा करता हूँ, आज से ये सेठ मर गया। अब से मेरा गोदाम मेरा नहीं, पूरे जंगल का है। मैं अब कभी किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा और ना ही किसी को बेघर करूंगा। सेठ जी, उठिए। जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो वो पत्थर से फिर से हीरा बन जाता है। आज की ये फलों की बारिश सच में चमत्कारी थी। इसने जंगल का सूखा ही नहीं, आपके मन का मैल भी धो दिया। कालू सेठ ने अपना गोदाम खोल दिया था और जंगल में चारों तरफ खुशहाली थी। रानो और टुन्नू अब अपने पुराने घोंसले में वापस आ गए थे, लेकिन तभी झाड़ियों से एक सरसराहट हुई और काला नाग बाहर निकला और रानो के पास गया। रानो, कालू को माफ करके तुमने शायद अपनी जान जोखिम में डाल दी है। क्या तुम्हें लगता है कि भूरा कौवा और जंगली तोता इतनी आसानी से अपनी ठकुराई छोड़ देंगे? क्यों नाग देवता, कालू तो बदल गया है। कालू बदल गया है, पर उसके पुराने वफादार अब उसके दुश्मन बन गए हैं। वे नहीं चाहते कि गोदाम का अनाज गरीबों में बटे। वे आज रात एक नई साजिश रच रहे हैं। उधर जंगल के अंधेरे कोने में भूरा कौवा और जंगली तोता गुप्त सभा कर रहे थे। कालू अब उनके साथ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी नई गैंग बना ली थी। सेठ कालू तो बुज़दिल हो गया है, पर हम नहीं। उसने सारा अनाज रानो के कहने पर लुटा दिया। अब हम उस अनाज में जहरीले बीजों का पाउडर मिला देंगे। सही कहा। कल जब रानो उस अनाज को सबको बांटेगी तो सारा जंगल बीमार हो जाएगा। सब समझेंगे कि रानो ने सबको मारना चाहा है। फिर हम सबको भड़काकर रानो को हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकलवा देंगे। बुलबुल चिड़िया पेड़ के पीछे छिपा ये सब सुन लेती है। वो तेजी से उड़कर रानो के पास पहुंचता है। रानो, गजब हो गया। भूरा और जंगली तोता अनाज के गोदाम में जहर मिलाने जा रहे हैं ताकि तुम्हें गुनहगार साबित कर सके। रानो और टुन्नू चिड़ा अब धर्म संकट में थे। अगर वे कालू को बताते हैं तो क्या कालू अपने पुराने दोस्तों पर यकीन करेगा या फिर रानो को खुद को बचाने के लिए कोई नई योजना बनानी? जेठ की दोपहरी थी। सूरज आग उगल रहा था और रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ पानी की एक बूंद के लिए तरस रही थी। सूखे पेड़ों पर अब ना तो छांव थी और ना ही सुकून। मम्मा, गला सूख रहा है। क्या हमें कहीं पानी नहीं मिलेगा? हिम्मत मत हारो मेरी जान। देखो, दूर वो खेत हरा भरा दिख रहा है। हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे। रानो अपनी कमजोर बेटी को पंखों में छुपाकर उस हरे भरे खेत की ओर उड़ चली। वो एक बूढ़े किसान का गन्ने का खेत था। रानो ने गन्ने के पत्तों पर जमी ओस की बूंदों से गुड़िया की प्यास बुझाई। देखो गुड़िया, ये गन्ने कितने ऊंचे और मजबूत हैं। अगर हम इनसे घर बनाएं तो ना धूप हमें जला पाएगी और ना ही बारिश हमें भिगोएगी। पर माँ, हम इतने भारी गन्ने कैसे उठाएंगे? मेहनत और सब्र से सब मुमकिन है बेटा। अगले 7 दिनों तक रानो ने दिन रात एक कर दिया। वो किसान के गिरे हुए गन्ने के टुकड़ों को चोंच से घसीटकर एक पेड़ के पास ले आई। इस नन्ही चिड़िया की मेहनत तो देखो। खुदा इसकी मेहनत का फल जरूर मीठा देगा। 7वें दिन की सुबह एक चमत्कार हुआ। रानो ने जिस घर को अपने पसीने से सींचा था
वो गन्ने का घर अब सोने की तरह चमक रहा था। उसकी दीवारों से शहद जैसी खुशबू आ रही थी। मम्मा, ये घर तो बहुत मीठा है और इसके अंदर कितनी ठंडक है। हाँ बेटा, मेहनत का घर हमेशा सुकून देता है। रानो का घर अब पूरे खेत की शोभा बन चुका था। ये साधारण नहीं, एक जादुई शक्कर का महल लग रहा था। कालू कौवा अपने पुराने सड़े हुए घोंसले में बैठा रानो के घर को ललचाई नजरों से देख रहा था। अरे भाई, ये चिड़िया तो राजमहल में रह रही है और मैं इस पुराने घोंसले में। ये घर तो मेरा होना चाहिए। मैं इसे छीन कर रहूंगा। दोपहर में जब रानो दाना ढूंढने गई थी, कालू घर के पास पहुंचा। उसने सोचा कि वो गन्ने को अपनी मजबूत चोंच से तोड़ देगा। कालू जैसे ही गन्ने की दीवार पर चोंच मारता है, गन्ना पत्थर जैसा सख्त हो जाता है और कालू की चोंच मुड़ जाती है। आह, मेरी चोंच! ये गन्ना है या लोहा? पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इसे जला दूंगी। रात में कालू एक जलती हुई लकड़ी लेकर आया। उसने सोचा कि वो घर को जला देगा और रानो बेघर हो जाएगी। अब देख रानो, तेरा घर कैसे राख होता है। कालू जैसे ही आग पास लाता है, गन्ने के घर से ठंडी फुहारें निकलने लगती हैं। आग बुझ जाती है। अरे, ये क्या हुआ? जलती आग अचानक ठंडी कैसे हो गई? और ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये साधारण गन्ना नहीं है। ये तो कोई जादुई पहरेदार है। जादुई गन्ने का घर खुद अपनी रक्षा कर रहा था। सुबह रानो लौटी तो उसने कालू को जमीन पर गिरा हुआ पाया। वो रस में लथपथ था और चींटियां उसे परेशान कर रही थी। कालू भाई, ये क्या हालत बना ली आपने? क्या आप मेरा घर चुराने आए थे? हाँ रानो, मुझे माफ कर दो। मैं लालची हो गया था। पर तुम्हारा घर तो जादुई है। ये मुझे मार डालेगा। रानो चाहती तो कालू को उसी हाल में छोड़ देती, पर उसने पानी लाकर कालू को साफ किया। कालू भाई, नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपको घर चाहिए था तो आप मांग लेते। ये घर मेहनत से बना है, चोरी से नहीं। रानो ने गन्ने का एक मीठा टुकड़ा तोड़कर कालू को खिलाया। उस टुकड़े को खाते ही कालू का मन शांत हो गया। रानो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, पर तुमने मुझे मीठा फल खिलाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे घर नहीं, तुम्हारी माफी चाहिए। कालू भाई, अगर आप वादा करें कि आप भी मेहनत करेंगे तो मैं आपको अपना घर बनाना सिखाऊंगी। लालची कालू अब एक मेहनती कौवा बनने की राह पर था। कुछ ही हफ्तों में रानो की देखरेख में कालू ने भी अपने लिए एक छोटा गन्ने का घर बना लिया। अब वे दुश्मन नहीं, पड़ोसी थे। मामा, अब हमारा घर और भी सुंदर लग रहा है क्योंकि हमारे पास दोस्त है। पूरे जंगल में रानो के गन्ने के घर की मिठास और उसकी उदारता की चर्चा होने लगी। एक सुबह जब रानो अपने घर के बाहर दाने चुग रही थी, बूढ़े किसान काका उसके पास आए। नन्ही बिटिया, मैं तुझे रोज मेहनत करते देखता हूँ। तूने सिर्फ इन गन्नों से घर नहीं बनाया, बल्कि मेरे सूखे खेत में फिर से रौनक भर दी है। काका, ये खेत आपका है। आपने हमें यहाँ रहने दिया, यही आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने बस आपके गिरे हुए टुकड़ों से अपने बच्चों के लिए छत बनाई है। बेटा, जो मेहनत करता है उसका हक सबसे पहले होता है। तू यहाँ बेखौफ रह। आज से मैं इस कोने में कभी कटाई नहीं करूंगा। ये जादुई कोना अब हमेशा के लिए तेरा और तेरे दोस्तों का हुआ। काका, आपने आज मुझे एक घर ही नहीं, एक पिता का आशीर्वाद भी दे दिया। किसान काका ने अपनी जेब से थोड़े दाने निकालकर रानो के घर के पास बिखेर दिए। ये उस नन्ही चिड़िया की ईमानदारी को एक इंसान का सलाम था। किसान काका ने जब देखा कि पक्षी मिलजुल कर रह रहे हैं, तो उन्होंने उस खेत को पक्षी शरण स्थल घोषित कर दिया। जंगल और खेत के इतिहास में ये कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। जहां नफरत थी, वहां रानो ने मोहब्बत बो दी। मेहनत का घर, सबसे प्यारा घर। शाम का समय था
और पूरा गन्ने का खेत डूबते सूरज की लालिमा में नहाया हुआ था। रानो ने देखा कि खेत के उस जादुई कोने में केवल कालू कौवा ही नहीं, बल्कि जंगल के और भी कई पक्षी इकट्ठा हो गए थे। वे सब अपने साथ कुछ न कुछ उपहार लाए थे। कोई सूखे मेवे, कोई रंग बिरंगे पंख, तो कोई ठंडी घास। अरे, आप सब आज यहाँ इस तरह क्यों जमा हुए हैं? रानो, आज हम यहाँ रहने नहीं बल्कि तुम्हें धन्यवाद देने आए हैं। तुम्हारी मेहनत ने हमें सिखाया कि चोरी से मिला महल भी छोटा होता है और अपनी मेहनत से बनाई झोपड़ी भी जन्नत होती है। तभी किसान काका ने खेत के चारों ओर गन्ने के रस से भरी छोटी छोटी मिट्टी की प्यालियां रख दी। सभी पक्षियों ने मिलकर उत्सव मनाया। रानो ने अपनी नन्ही बेटी गुड़िया को देखा, जो अब सुरक्षित महसूस कर रही थी। रानो, आज मुझे समझ आया कि असली मिठास गन्ने के रस में नहीं, बल्कि मिलजुल कर रहने और मेहनत की कमाई खाने में है। अब से ये कालू सिर्फ कोसा नहीं करेगा, बल्कि सबके साथ मिलकर खुशियों के तिनके बटोरेगा। रानो, तुमने मुझे सिर्फ घर बनाना नहीं, बल्कि इंसानियत परिंदों वाली भी सिखा दी। उस रात गन्ने के घर से सिर्फ शहद की खुशबू नहीं आ रही थी, बल्कि एकता और संतोष का मधुर संगीत गूंज रहा था। और इस तरह गन्ने के उस मीठे घर में खुशियां हमेशा के लिए बस गईं। जंगल में सर्दियों की सुबह थी। ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी और पक्षियों के पंखों में झंझनाहट भर रही थी। पेड़ की एक ऊंची टहनी पर रानो चिड़िया और गोरी कवि बैठे हुए थे। पहली धूप से वो अपने पंखों को गर्म कर रही थी। अरे गोरी बहन, इस सर्द हवा ने तो ऐसा हाल कर दिया है कि मेरे पंख भी कांप रहे हैं। लेकिन ना जाने क्यों आज हवा में एक अजीब सी मिठास है, जैसे कुछ नया होने वाला हो, कुछ ऐसा जो हमारे पंखों में अलग चमक ले आएगा। हाँ हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है रानो। ये मौसम चाहे कितना भी ठंडा क्यों ना हो, पर आज हवा में ना जाने क्यों एक अजीब सी शरारत घुल रही है। वैसे अगर शरारत की बात हो रही है तो मुझे शक है कि थोड़ी ही देर में हमारे जंगल का सबसे बड़ा कॉमेडी का बादशाह आने वाला है, यानी कि कालू कौवा अपनी स्टाइल से पूरे जंगल में उड़ता फिरता है। गोरी कवि ऐसी बातें कर ही रही थी कि पीछे से कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे रे रे, किसने मुझे याद किया? ये लो कालू हाजिर है। देखा गोरी, जंगल का हीरो, रोमांस का सुल्तान और चोंच का शेर कालू कौवा इस ठंडी हवा में गर्मजोशी से भरा हुआ पहुँच गया मैं तुम्हारे पास। रानो चिड़िया और गोरी कवि दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर पर नीम के एक बड़े पेड़ पर धूप में बिंदिया चिड़िया अपने पंख सेक रही थी। उसके पंख चमक रहे थे। उसी समय कालू कौवा फुर्र से उड़कर वहाँ पर आ पहुँचता है। अरे वाह बिंदिया, अगर इस सर्दी में भी किसी चीज की असली गर्मी है ना, तो वो है तुम्हारी चोंच की चमक। सच कहूँ तो जब जब तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है कि नीम का पेड़ भी जलन से अपने पत्ते ही गिरा देगा। कालू, तू हर दफा यही लाइन लेकर आता है, क्या तुझे नहीं पता ये वही लाइन है जो तूने पिछले हफ्ते हरियाली तोती को सुनाई थी, और इससे पहले नदी किनारे चिड़िया को भी। दाल बदल गई, मौसम बदल गया, लेकिन तू वही का वही रहा। तू कभी नहीं बदलेगा कालू। बिंदिया, मैं मानता हूँ कि मेरे डायलॉग थोड़े घिसे पिटे हो सकते हैं, लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल ताज़ा है, वैसे ही जैसे पहले थी। जो दिल से निकले वही असली शायरी होती है। दिल से नहीं कालू, ये तेरी चोंच से निकलता है, और तेरी चोंच का भरोसा जंगल में किसी को नहीं है। जरा किसी और पेड़ पर जाने की कोशिश कर, शायद वहाँ कोई फिसल जाए तेरी बातों से। और फिर बिंदिया चिड़िया इतना कहकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपना सर झुका लेता है, लेकिन उसका हौसला दूर से भी टूटने वाला नहीं था। यही है कालू कौवा, जंगल का आशिक। नदी किनारे हरियाली तोती सर्दी से बचने के लिए थोड़ी धूप ले रही थी, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी चोंच से भाप निकल रही थी। हे जंगल के देवताओं, अगर थोड़ी सी गर्मी भेज दो तो तुम्हारे भक्त बन जाओ। मेरे पंख तो बर्फ बन गए हैं, कोई तो मुझे गरम दुआ दे दे। तभी कालू कौवा फौरन वहाँ पर आ जाता है और स्टाइल मारते हुए हरियाली तोती को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है।
अरे अरे, अगर कोई गर्मी चाहिए तो कालू कौवे की काव काव से बढ़कर कोई चीज नहीं हरियाली। मेरी काव में इतनी गर्मी है कि इस ठंड में भी पसीने बहने लगते हैं। अच्छा, तेरी काव काव में गर्मी। पिछली बार जब तू आया था तो तेरी चोंच से धुआं नहीं, सीधा जलने की बदबू आ रही थी। अब तू कहाँ से आ रहा है? वो मैं तो धूप में बैठा था हरियाली। अरे धूप से कौन जलता है, तेरी चोंच ही ऐसी है, देखते ही ऐसा लगता है किसी ने मसाला लगा रखा हो। कालू कौवा निराश होकर वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन फिर उसकी मुलाकात बिजली कौवी से होती है। बिजली कौवी अपने स्टाइल से बैठी हुई थी और गुनगुना रही थी। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको बिजली कौवी। कालू कौवा जब उसे देखता है तो उसके पास पहुँच जाता है। हवाएं कांप रही हैं, पानी तो धड़क रहा है और नदी की लहरें जैसे कह रही हो, देखो जंगल की बिजली आई है, आज फिर दुनिया को रोशन करने निकली है। अरे वाह वाह, किसी गर्म चोंच वाले ने तुम्हें ये लाइन सिखा दी, या फिर तुम रात भर अपने पंखों को पॉलिश करते रहे हो? हाँ, लगता है फैसला कर ही लिया है कि आज बिजली कौवी को पटा कर ही मानूंगा। बिजली, तुझे पता है जब तू हवा में उड़ती है ना तो लगता है जैसे चांद तेरे लिए एक खास रोशनी छोड़ रहा हो। तुझे देखकर मेरी काव काव भी शर्म से धीमी हो जाती है। तेरी काव काव शर्म से नहीं बल्कि ठंड से धीमी हो जाती है कालू। कभी कभी अपने पंख भी धोकर आया कर, इतनी मिट्टी है कि समझ नहीं आता कि तू आशिक बनने आया है या जमीन खोद कर आ रहा है। वही गौरी कौवी और रानो चिड़िया दूर से ये सब देख रही थी और हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। गौरी, तू जितनी सुंदर है उतनी समझदार भी है। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी ठंडी हवा आती है तेरी आवाज मुझे गर्मी देती है। और रानो, तू मेरी जिंदगी की वो धूप है जो सबसे ठंडी सर्दियों में भी मेरी चोंच में मुस्कान भर देती है। हम चाहे कितनी भी ठंडी रातें क्यों न देखें, हमारी दोस्ती हमेशा गर्म रहेगी। कालू कौवा दूर से ये सब कुछ सुन रहा था और पहली बार वो सोच में पड़ जाता है। वही रानो चिड़िया और गौरी कौवी जंगल में उड़ती हुई जा रही थी। तभी जंगल के बीचों बीच उन्हें एक सुंदर सा जादुई नारियल का घर दिखाई देता है। जंगली नारियल के खोलों से बना, नारियल के रेशों से अंदर गर्म कमरा और ऊपर पत्तों की छत भी थी। गौरी कौवी उस घर को देखती है तो चौंक जाती है। अरे अरे रानो, देखो देखो, ये तो नारियल का घर लग रहा है। लगता है किसी इंसान ने बनाया है, अपनी कलाकारी दिखाई है। ये घर तो किसी कहानी जैसा लग रहा है, बिल्कुल महल जैसा। अंदर की गर्मी और नारियल की मीठी खुशबू और बाहर से सर्द हवा, लगता है ये ठंड का सबसे बड़ा इलाज है। हाँ गौरी, ये घर छोटा है पर हमारा दिल बहुत बड़ा है और ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। अब हम दोनों इसी घर में रहेंगे। तुम मेरी पक्की सहेली हो, यही तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी मैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। वही कालू कौवा भी पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। अरे अरे रानो, ये घर नहीं, ये तो शरण है। मैं चाहूँ तो हर चिड़िया को पटा सकता हूँ, पर असली सुकून यही मिलता है जहाँ दोस्ती हो, भरोसा हो और हंसी हो। बस बस कालू, मैं जानती हूँ तुम हमारे घर में रहना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं, जंगल के आशिक कौवे को कम से कम दोस्ती पर यकीन तो हुआ। तुम हमारे साथ रह सकते हो। ये घर काफी बड़ा है, तुम ही नहीं जिस भी पक्षी को यहाँ रहने की जरूरत हो वो यहाँ रह सकता है। इस तरह कालू कौवे ने सीखा, घर जगह से नहीं बनता बल्कि दिल से बनता है। दिखावा करने वाले उड़ते रह जाते हैं और सच्चे दोस्त असली घर बसा लेते हैं।